हेलो एवरीवन। इस लेक्चर वीडियो में हम बायोजियोग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक एंडेमिज्म या एंडेमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है एंडेमिज्म या एंडेमिक्स। और एंडेमिक्स, देखिए कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में ही ग्रो करती हैं। उस जियोग्राफिकल एरिया से बाहर वो किसी अन्य प्लेस पे ग्रो नहीं करती हैं। नेचुरली वो वहाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, तो स्पीशीज़ हम ये कह सकते हैं कि स्पीशीज़ कन्फाइंड, ठीक है, टू अ जियोग्राफिकल एरिया, टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ऐसी स्पीशीज जो कन्फाइंड या इसको हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, और उस एरिया से बाहर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसी स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे। और ये जो पूरा फिनोमिनन है इसको हम एंडेमिज्म कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये अर्थ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको पता है अर्थ पे अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स हैं। तो ये मान लीजिए एक जियोग्राफिकल रीजन हो गया, ये दूसरा जियोग्राफिकल रीजन हो गया, ये तीसरा। मैं एक रफ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो इस एरिया में पाई जा रही है और इस एरिया से बाहर इसका किसी भी प्रकार से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इस एरिया में, या कहीं अन्य नेचुरली ये ग्रो नहीं कर रही है। इसी प्रकार से कोई दूसरी स्पीशीज़ है जो इस एरिया में कन्फाइंड है, इस एरिया में ग्रो कर रही है, बट इस एरिया से बाहर इसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी एरिया में। ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। मान लीजिए इसी प्रकार से ये भी स्पीशीज़ है जो यहाँ इस एरिया में ग्रो कर रही है, बट यहाँ से बाहर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं अन्य नहीं है, तो ये स्पीशीज़ जो है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए एंडेमिक स्पीशीज़ होगी। ये हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए अर्थ, और ये जो है जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, ये हो गए ये सारे जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया भी काफ़ी रिच है एंडेमिक स्पीशीज़ के एस्पेक्ट में। प्लांट्स, अगर हम प्लांट स्पीशीज़ की बात करें तो इंडिया में, इन आवर कंट्री, अप्रॉक्सीमेटली 4500 प्लांट स्पीशीज़ जो है वो एंडेमिक हैं। अगर हम एनिमल स्पीशीज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 650 एनिमल स्पीशीज़ जो है ये एंडेमिक टू इंडिया है। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि स्पीशीज़ जिनका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल है नीलगिरी ताहर का। नीलगिरी ताहर ये वेस्टर्न घाट्स में रेस्ट्रिक्टेड, ये एक एनिमल है जो बकरी की तरह से दिखता है, तो इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू वेस्टर्न घाट्स, उससे बाहर कहीं अन्य इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक और एनिमल है जिसको हम कहते हैं कश्मीर स्टैग, इट इज़ कॉल्ड एज कश्मीर स्टैग। इसको हिंदी में हुंगल कहा जाता है। ये कश्मीर वैली में रेस्ट्रिक्टेड है। इसी तरह से एक
प्लांट है साइकस बिडमियाई। ये भी वेस्टर्न घाट्स में रेस्ट्रिक्टेड है। वेस्टर्न घाट्स में ये रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये प्लांट का एग्जाम्पल हो गया, बाकी एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं एंडेमिक्स की टाइप की, ये कितने प्रकार का होता है। देखिए एंडेमिज्म या एंडेमिक्स बेसिकली दो प्रकार का ही होता है। एक कहलाता है पैलियो एंडेमिज्म और दूसरा कहलाता है नियो एंडेमिज्म। एंडेमिज्म टाइप्स, जैसा मैंने बताया एंडेमिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। एक कहलाता है पैलियो एंडेमिज्म, पैलियो एंडेमिज्म, या इसको हम रेलिक्स भी कहते हैं। और दूसरा कहलाता है नियो एंडेमिज्म। ठीक है, देखिए पैलियो एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी स्पीशीज जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड थी, वाइड स्प्रेड, मतलब पूरे वर्ल्ड में पाई जा रही थी, बट टाइम के साथ साथ वो किसी एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होकर रह गई। ठीक है, तो पैलियो एंडेमिज्म का मतलब क्या है कि स्पीशीज वंस वाइड स्प्रेड, मतलब पूरे वर्ल्ड में पाई जा रही थी, वाइड स्प्रेड, बट नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, टू अ जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, ऐसी स्पीशीज को हम ऐसे फिनोमिनन को हम पैलियो एंडेमिज्म कहेंगे, जो एक टाइम पे स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड थी बट अभी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में या रीजन में है, इसको हम कहेंगे पैलियो एंडेमिज्म। और ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं पैलियो एंडेमिक्स या एपीबायोन्ट्स। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है जिंगो बाइलोबा। ये एक जिम्नोस्पर्म है, जिंगो बाइलोबा। तो जिंगो बाइलोबा एक समय पे बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड था, ठीक है, बट अभी ये सिर्फ चाइना एंड जापान जैसे देशों में ही रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को, यानी कि जो एक समय पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड थे, वाइड स्प्रेड थे, बट अभी इसको मैं सही कर लेता हूँ, वाइड स्प्रेड थे बट एवोल्यूशन के साथ साथ या टाइम के साथ साथ किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ये रेस्ट्रिक्टेड रह गए, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे पैलियो एंडेमिक्स। इन्हें हम पैलियो एंडेमिक्स भी कहते हैं, पैलियो एंडेमिक्स या ईपीबायोन्ट्स, ईपीबायोन्ट्स। ठीक है, तो ये कहलाता है पैलियो एंडेमिज्म। नियो एंडेमिज्म का मतलब ये है कि न्यूली इवॉल्व्ड स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, नियो एंडेमिज्म का मतलब ये है कि एनी न्यूली इवॉल्व्ड स्पीशीज restricted to a geographical area। ठीक है, ये न्यूली इवॉल्व्ड स्पीशीज है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, इसको हम नियो एंडेमिज्म कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम नियो एंडेमिज्म कहते हैं। और ये नई जगह पे जा भी नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं कि इसके पास इतना टाइम नहीं होता
कि नई जगह पे जाके इस्टेब्लिश करे। अब कौन मेहनत करे, कौन दूसरी जगह जाए इस्टेब्लिश हो। तो एक जगह इस्टेब्लिश हो गया तो ये बाहर नहीं जाता, ठीक है, जस्ट अ जोक। तो ये नई इवॉल्व स्पीशीज़ है जो किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, इसको हम कहते हैं नियो एंडेमिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत यूकेलिप्टस स्पीशीज़ जो है ये इंडिया में आप देखते होंगे, इंडिया से बाहर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये नियो एंडेमिज्म के अंतर्गत आता है। कुछ ऑर्किड्स जो हिमालय में रिस्ट्रिक्टेड हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयाज। इसी प्रकार से पाइपर लॉन्गम, भी इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है। पाइपर नाइग्रम और फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा को आप पीपल के नाम से जानते हैं, तो ये भी इंडिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है और ये न्यूली इवॉल्व्ड स्पीशीज़ हैं। तो देखिए, जो न्यूली इवॉल्व्ड स्पीशीज़ हैं और नियो एंडेमिज्म के अंतर्गत आ रही हैं, इनको हम नियो एंडेमिक्स भी कहते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नियो एंडेमिक्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे। अब बात करते हैं कि एंडेमिज्म के कॉजेज़ क्या हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिससे एंडेमिज्म कॉज होता है। कॉजेज ऑफ एंडेमिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है दैट इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन। दूसरा कॉज एवोल्यूशन एट आइसोलेटेड प्लेस। स्पीशीज जो है आइसोलेटेड प्लेस पे ही इवॉल्व हुई हो। इको क्लाइमेटिक कंडीशंस, इको क्लाइमेटिक कंडीशंस ये भी मजबूर करती हैं किसी स्पीशीज़ को रोकने के लिए जो बाहर ना जाए, ठीक है। और लो डिस्पर्सल एबिलिटी, ठीक है। देखिए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि कोई स्पीशीज़ ऐसी जगह ग्रो कर गई जहाँ से वो बाहर जा ही नहीं सकती। जैसे आइलैंड, ऐसे एरियाज़ में आइलैंड्स पे ग्रो कर गए जो बहुत दूर दूर हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इनसे बाहर जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, स्प्रेड कर ही नहीं सकती है। माउंटेन्स, आइलैंड्स हो गए, माउंटेन्स, वैलीज और लार्ज डेजर्ट्स। लार्ज डेजर्ट्स, तो ऐसे एरिया पे कोई स्पीशीज़ अगर ग्रो कर रही है तो उसके चांसेस ना के बराबर होते हैं कि वो स्प्रेड कर पाए। तो इस तरह से ये स्पीशीज़ ऑलरेडी कैसी हो गई, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो गई, और इनको हम एक टर्म में ग्रेट बैरियर्स कहते हैं। किसी भी स्पीशीज़ को रोकने के लिए दीज आर ग्रेट बैरियर्स, जो स्पीशीज़ को बाहर स्प्रेड होने से रोकते हैं। अब दूसरी कंडीशन है कि ऐसी स्पीशीज़ जिसका एवोल्यूशन ही आइसोलेटेड प्लेस पे हुआ हो। अब आइसोलेटेड प्लेसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो स्पीशीज़ जो है वो आइसोलेटेड प्लेस पे ही इवॉल्व की हो, तो इस कारण से भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। फिर इकोक्लाइमेटिक कंडीशन। अब इकोक्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब ये है कि किसी एक जियोग्राफिकल रीजन, आपको पता है
हर जियोग्राफिकल रीजन का ऑलमोस्ट क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसी कोई स्पीशीज़ जो एक ही क्लाइमेट में रहना चाह रही है, या ऐसी कोई स्पीशीज़ जो एक ही क्लाइमेट को पसंद करती है, जैसे मान लो जो पोलर एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे जो स्पीशीज़ होंगी बहुत ही कम टेम्परेचर में ग्रो करने के लिए एबल होगी। हाई टेम्परेचर या ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये भी कारण है जियोग्राफिकल रीजन्स के साथ साथ कि इको क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि यूनिक क्लाइमेट की कंडीशंस जो है वो उसको रोकती हैं कि वो स्प्रेड नहीं हो सकता। फिर लो डिस्पर्सल एबिलिटी, मतलब क्या कि जो सीड्स, प्लांट के सीड्स एंड फ्रूट्स हैं वो बहुत दूर तक स्प्रेड नहीं हो सकते। तो इस कारण से भी कोई स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर रीजन में रेस्ट्रिक्टेड रह जाती है। जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वाई द एंडेमिक स्पीशीज़ आर इम्पोर्टेंस, और यहीं से आपको एक और टर्म जो है वो क्लियर होगा, एंडेमिक स्पीशीज़ का इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब वो उस एरिया को यूनिक बना रही है, क्योंकि वो स्पीशीज़ वहीं पे पाई जाएगी, कहीं अन्य जगह नहीं पाई जाएगी। तो इसी से मिलता जुलता एक टर्म आप और पढ़ते हैं या जानते हैं, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की शर्त ही यही है कि किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम तब घोषित करेंगे जब उस एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 1500 एंडेमिक स्पीशीज़ हों। उस एरिया में 1500 एंडेमिक स्पीशीज़ ग्रो कर रही हो, तभी कोई एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाएगा। पूरे वर्ल्ड में 36 बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और भारत की अगर बात करें तो इंडिया में 4 हैं। इन इंडिया 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर। ठीक है, अब इसमें ईस्टर्न हिमालय है ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड, और इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि क्यों एंडेमिक स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो इसका यही है कि क्योंकि कोई भी एंडेमिक स्पीशीज़ किसी जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाएगी तो वो उस जियोग्राफिकल एरिया को यूनिक बनाएगी। इस प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी वैल्यू है वो हाई हो जाएगी। हाई बायोडाइवर्सिटी वैल्यू को ये इंडिकेट करेगी। इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करेगी, मेंटेन्स ecosystem balance, it will required for conservation, need for conservation, क्योंकि ये यूनिक होगी। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आप पढ़ते भी होंगे। तो इतने कारण हैं जिससे एंडेमिक स्पीशीज़ का संरक्षण ज़रूरी हो जाता है, और इस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट भी होती है किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के लिए। और इसके साथ साथ ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंडेमिक स्पीशीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब इस पूरे टॉपिक के लास्ट में हम बात करेंगे थ्रेड्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़।
तो देखिए जहाँ भी मानव गया है उसने डिस्ट्रक्शन ही किया है, ठीक है। तो जहाँ भी हम किसी फॉरेस्ट में भी एंडेमिक स्पीशीज़ हो सकती हैं, फॉरेस्ट को काटते चले जा रहे हैं, आइलैंड पे घर बनाते चले जा रहे हैं, विस्तृत करते चले जा रहे हैं, तो जितने भी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनका लॉस हो रहा है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो थ्रेट की अगर हम बात करें, पहला तो थ्रेट्स में सबसे बड़ा है कि इनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं उसको डिस्ट्रक्ट कर देना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। सबसे बड़ा एक और रीजन क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन्वेजिव स्पीशीज, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये सारे जो है एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए बहुत ही मेजर कंसर्न है और ये थ्रेट कॉज करते हैं जिससे वो लॉस हो सकता है। ये सारी भी तब बातें आप समझ रहे होंगे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहीं पे भी फॉरेस्ट में या आइलैंड्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, या किसी ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में हम घर बनाना शुरू कर दें या जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, तो उनका हैबिटेट तो डिस्ट्रक्ट हो ही जाएगा। साथ ही साथ हम उस स्पीशीज़ को हमेशा के लिए लॉस कर देंगे, लॉस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़। तो एक तरह से तो ये डाइवर्सिटी ही नष्ट हो गई। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन की वजह से जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, ये क्लाइमेट चेंज बहुत सारी स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में बहुत दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, जिससे कई सारी एंडेमिक स्पीशीज़ लॉस्ट हो रही हैं। पोल्यूशन भी इसी से रिलेटेड है। पोल्यूशन मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस लेवल तक पोल्यूशन हो रहा है। इन्वेजिव स्पीशीज़, देखिए इन्वेजिव स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है जो किसी एरिया को पे आए, इस्टेब्लिश करे और बहुत तेज़ी से ग्रो करे और दूसरी स्पीशीज़ को ग्रो ना करने दे, दूसरी स्पीशीज़ को कि ग्रोथ को ही रेस्ट्रिक्ट कर दे पूरी तरह से। मोस्टली जो ग्रासेस है ना, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल होती है इन्वेजिव स्पीशीज़ की। जहाँ ये ग्रो करती हैं वहाँ पे दूसरे प्लांट के ग्रोथ को कम्प्लीटली चेक कर देती हैं। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ का किसी ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में इस्टेब्लिशमेंट हो जाए और वहाँ पे वो ग्रो करें, तो अमूमन सी बात है कि जो एंडेमिक स्पीशीज़ उनका लॉस होगा। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब प्लांट्स को या एनिमल्स को हम ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका हैबिटेट लॉस होगा, और इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट यूनिक स्पीशीज़ हैं उनको हम लॉस कर देंगे। तो दीज आर द थ्रेट्स टू एंडेमिक स्पीशीज़। अब इनके कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन में कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, ठीक है, या इस पे कोई अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर करा लीजिए कि कंजर्वेशन करना है, और करिए कुछ मत। गेस्ट लेक्चर करा लीजिए, कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, इसमें रिसर्चर्स आके अपने रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे और उनको कंजर्व करने की स्ट्रैटेजी बताएंगे, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कंजर्वेशन के लिए तो मैं कई सारी चीज़ें बोल दूंगा, बट एक्चुअली में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने लेवल पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सब जानते हैं, कैसे करना है इसको, इतनी चीज़ों से बचाना है तो इसका कंजर्वेशन हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो रूल्स भी बने हुए हैं, रूल्स को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, फिर भी डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, हैबिटेट लॉस हो ही रहा है, ठीक है। तो इसको कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो यूनिकनेस है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका लॉस हो जाएगा। तो इसको अपने लेवल पे हम कैसे, हर एक स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन कि हम सिर्फ एंडेमिक स्पीशीज़ की बात करें, उसका लॉस हो रहा है, उसको बचाना है, बट और भी जो स्पीशीज़ है उनको भी बचाना है। अगर हम सबको बचाएंगे तो एंडेमिक स्पीशीज़ को भी बचा लेंगे। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप बने रहें चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।